जरूरी है ना कि आप होती, लेकिन वो नहीं फ्रंट में ना और उसका नतीजा हमने देख लिया कि किसने बोली लगाई कामयाब। 2 अरब रुपए प्रॉपर्टी की जो आप बता रहे हैं 50 करोड़ की, वो मुसव्वर अब्बासी साहब हैं आजाद डिजिटल के नाम से। ये मेरे ख्याल में चंद साल पहले ये प्लेटफॉर्म अचानक ही लॉन्च किया गया। साल भी बड़ा दूर है, मेरे ख्याल एक डेढ़ साल पहले जो है अचानक एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे आया, जिसमें हमारे बहुत से सीनियर सहाफ़ी भी अभी वो काम करते हैं। और वो किसी ने नहीं पूछा कि इसका मालिक कौन है, इसका मालिक का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये पैसा कहाँ से लाया इतना। और अचानक अब इतनी बड़ी बोली दे दी गई है 50 करोड़ रुपए की। और इसके मुसव्वर अब्बासी साहब जो हैं, इनके हवाले से जो इनका चैनल है उसमें वाज़ेह तौर पे एक तासुब नज़र आता है, एक बाइस नज़र आती है, और ये इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करता है भरपूर अंदाज से। और हमें मुख्तलिफ ज़राए से ये मालूम हुआ है कि वहाँ पे सहाफ़ियों को जाने के लिए राग़िब किया जाता है बिलवास्ता तौर पे और बिला वास्ता तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और प्रो इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ियों की तरफ से। और उनको ठीक है, अदायगियाँ होती हैं, वो अपना काम करते हैं, लेकिन इस चैनल का जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो बड़े वाज़ेह तौर पे ये इस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो करती है। और कुछ लोग तो यहाँ तक ये शक करते हैं कि शायद ये इस्टेब्लिशमेंट का ही चैनल है, इदारों का ही चैनल है, और वो अपना बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं, जैसा कि माजी में भी होता रहा है। इदारे मुख्तलिफ टीवी चैनल में इन्वेस्ट करते रहे, मगर ये एक प्राइम इन्वेस्टमेंट है बज़ाहिर, जो कुछ ज़राए के मुताबिक ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की गई है। तो ये कौन है मुजफ्फर अब्बासी, ये अपना मुसव्वर अब्बासी साहब, ये इतना पैसा कहाँ से आया? ये सारे वो सवाल हैं जो कि नैब को अपनी प्रेस रिलीज में इनका जवाब देना चाहिए था। और नैब तो वो इदारा है जो करप्शन ख़त्म करता है, लेकिन इस बोली के अमल से तो ये लगता है कि नैब का इदारा जिसकी सरबराही आप एक जनरल साहब कर रहे हैं, रिटायर्ड जनरल है, वो तो करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं। नैब का इदारा जिसकी जिम्मेदारी है कि वो शफाफियत को यकीनी बनाए, वो बंद कमरों के अंदर कुंडियाँ लगा के ये बोलियां लगाता है इतनी महंगी प्रॉपर्टीज की। तो इसका मतलब है नैब का इदारा और उसका जो सरबराह है वो करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं। नाम उनका है अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि खुले कमरों के अंदर जो है मीडिया को बुला के सरेआम नीलामी करें इतनी कीमती प्रॉपर्टीज की। तो फिर शक तो पैदा होगा ना कि बैरिया टाउन की प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे प्रॉपर्टी मीडिया को तो कानून का इस्तेमाल करके कब्जा कर लिया। बिल्कुल, नैब को तो चाहिए था कि वो ये कहते हैं कि इतनी जो है वो महंगी तरीन प्रॉपर्टीज हैं। जिस तरह अभी सवाल आ गया ना, आपने एक नीलामी 50 करोड़ की दे दी कि माल चोरी का है, चलो जी, मतलब अच्छा, इसी तरह आप इसको मैं भूल जाऊंगा। वैसे वो पंजाबी का मुहावरा है, चोरी दा माल ते डांगा दे गज। अच्छा, मतलब माल चोरी का हो ना तो एक गज भी जो है ना, जो डांग होती है ना बदमाश की, वो उसके बराबर होती है। तो 10 गज जो है वो डांग जितने होंगे एक गज जो है। तो ये चोरी दा माल डांगा दे गज है, माले वो ले बे रहे हैं। तो वो पहला सवाल ही उठ गया ना कि आपने दूसरी बात ये दूसरी बात देखिए, नैब का इदारा भी अब इस्तेमाल हो रहा है बज़ाहिर करप्शन के लिए। वो कैसे कि आपने एक शख्स को एक जायदाद दे दी इतनी सस्ती, ठीक है, तो ये नीलामी अगर नैब ने करनी थी तो ये नीलामी किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करते। ये नैब के निगरानी के अंदर, नैब के दफ्तर के अंदर ये नीलामी कैसे हो गई, और वो भी बंद कमरे में। और फिर ये सवाल उठेंगे कि नैब ने अगर कोई इल्जाम लगाए कि नैब के अफसरान ने कमीशन खाया है, तो क्या जवाब देंगे आप? फिर नैब बताते देता फिरेगा। ये नीलामी का काम नैब क्या है? ये तो नीलामी का काम जो करना चाहिए था, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट होता, एक ट्रांसपेरेंसी होती, ओपन होती, और नैब अब इन सवालों के जवाब दे कि बाकी बिडर्स कौन थे, ठीक है, और बाकियों की बिड्स कितनी थी, और इनको कौन क्यों दिया गया है, और क्या नैब ने मालूम किया है कि मुसव्वर अब्बासी साहब कितना टैक्स देते रहे, उनके ये ज़राए कहाँ से हैं? मेरा ख्याल है मुसव्वर अब्बासी साहब भी कहाँ से आई है इतनी, क्या 50 करोड़? मुसव्वर अब्बासी साहब भी अगर हमारे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल उनको बता देनी चाहिए। उन्होंने अगर कोई मौकफ हमारे चैनल पे देना चाहे तो मोस्ट वेलकम, अगर वो जनरली देना चाहे तो हम उसको भी करेंगे रिपोर्ट। लेकिन ये वो सवालात हैं जो सामने आए, वो उस पर हम जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन नैब पे वही बात है कि जब आप बंद कमरों में ये सारी चीजें करेंगे तो फिर यही होगा, सवालात तो पैदा होंगे। अब सूरत हाल ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, और सुप्रीम कोर्ट 1-2 दिनों में उसमें हियरिंग होनी है, और ज्यादा चांस यही है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे भी कर सकती है। 6 प्रॉपर्टीज थी, एक प्रॉपर्टी की नीलामी मुकम्मल हो गई, वो कह रहे हैं पैसों की ट्रांसफर भी शुरू हो चुकी है। 2 पे कहते हैं मंजूरी होनी है, और 3 की नीलामी पे खातर खा बोली नहीं आई। तो अच्छा, खातर खा बोली नहीं आई, इस पे 50 वो क्लेम जो हुआ है 2 अरब वाली 50 करोड़ पे खातर खा बोली है। तो बहरहाल ये है सूरत हाल बैरिया टाउन की। अच्छा, बैरिया टाउन का एक और एस्पेक्ट मैं जिक्र करना चाहूँगा।
एक तो है मलक रियाज, एक है वहाँ के रेजिडेंट्स। अब रेजिडेंट्स जो है उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे ही लोग हों, मतलब जिन जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी ज़िंदगी की थी उन्होंने भी लगाई होगी, वो लाहौर से लेकर कराची और इस्लामाबाद तक जो बैरिया टाउन्स बने हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने प्लॉट्स लिए, घर बनाए, सारा कुछ किया। इस एस्पेक्ट को आप कैसे देखते हैं? मलक रियाज फैक्टर तो डेफिनेटली उसको ना सपोर्ट है ना उसको बैक किया जा सकता है, इस एस्पेक्ट को आप कैसे देखते हैं? रेजिडेंट्स कहते हैं हमारा क्या कसूर है? क्या रेजिडेंट्स को पहले यहाँ इन जगहों पे जाना नहीं चाहिए था, या उस वक़्त क्योंकि इदारों ने भी इस चीज़ को ना पिन पॉइंट किया, ना हाईलाइट किया, ना रोका, ना कोई केस चला, तो इसलिए खुले आम थी हर चीज़, तो लोग भी गए, इन्वेस्ट भी किया, घर भी बनाए, प्लॉट्स भी लिए, पैसे भी बनाए, सब कुछ हुआ और वहाँ पे पूरा एक सर्कल चल पड़ा, पूरी एक इंडस्ट्री जो है चल पड़ी रियल एस्टेट की। इस एस्पेक्ट को कैसे देखते हैं? देखिए साकिब बशीर, मैं समझता हूँ कि बैरिया टाउन के रिहायशियों का इस वक्त वही हाल है और वही ज़हनी हालत है जो कि बर्रे सगीर के उन मुसलमानों की थी जो नया पाकिस्तान बना के अपना वो सोच रहे थे कि अब हम आज़ाद हो गए। यानी उनको तो एक मालिक से जालिम से जान छूटी तो दूसरा जालिम और मालिक आ गया, ठीक है। तो पाकिस्तान भी एक बैरिया टाउन ही समझ लें इसको आप। तो इधर मलकियत चेंज होने से जो है कुछ तब्दील नहीं होता, सही है। दूसरी बात तो ये है कि जो बैरिया टाउन के मालकान हैं वो उनको घरों से तो कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है, ठीक है। अब जहाँ तक बिज़नेस का ताल्लुक है, बिज़नेस आपको पता है जब रियासत और रियासी इदारे खुद बिज़नेस के अंदर आ जाएं और रियल स्टेट बिज़नेस में भी आ जाएं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन का तो बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप कह रहे हैं कि रियल स्टेट बिजनेस जो कर रहे थे, जो छोटे मोटे कर रहे थे, उनका क्या कसूर है, वो अभी भी करते रहेंगे, लेकिन वो अब एक सानवी हैसियत में एक सेकेंडरी पार्टनर के तौर पे वो कमीशन एजेंट बन के रह जाएंगे, जबकि रियल स्टेट जो है वो रियल स्टेट बिजनेस जो है वो जो हमारे मुल्क में रियल स्टेट है वो करेगी, ठीक है। तो भाई साहब अब इससे ज़्यादा मैं क्या आपको बताऊं। और बैरिया टाउन के मुझे नहीं लगता रिहायशी को फौरी तौर पे कोई ख़तरा है, मगर यकीनी तौर पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन लोगों ने फाइलें रखी हुई हैं अपनी जेब के अंदर, जिन लोगों को वादा किया था बैरिया टाउन ने कि हम उनको प्लाट देंगे, जिन लोग बुलडोज़रों की तरफ देख के खुश होते थे कि अब हमारे ये प्लाट डेवलप हो रहे हैं, वो बुलडोज़र अब क्या चलते रहेंगे? क्या वो प्लाट्स इसी तरह बनते रहेंगे? क्या लोगों को जिन्होंने फाइलें ख़रीदी हैं, जिन्होंने प्लाट ख़रीदे हैं, उनको प्लाट टाइम पे मिलेंगे या नहीं? और बैरिया टाउन की जो इंतज़ामिया है, जो मैनेजमेंट है, वो किसके पास जाएगी? ये वो सारे सवाल हैं जो मैं समझता हूँ बैरून मुल्क और पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके जहनों में हैं, और इसका जवाब जो है वो अभी तक किसी के पास नहीं है। क्या नैब जो बड़ी बड़ी खुशी से बोलियां लगवा रहा है, क्या वो ये रकम जो है, पहली बात तो यह हुकूमत के ख़जाने में जमा कराएगा, या जावेद इकबाल साहब एक नैब के चेयरमैन होते थे, वो अपनी नैब के अकाउंट में डालते रहते थे, और 10 अरब रुपए की एक रकम थी जो उन्होंने कहा मैंने रिकवर की है, लेकिन उसका वो हिसाब नहीं दे सके थे, वो रकम गई किधर है? तो क्या नैब जो है ये वाली रकम भी अब अपनी जेब में अपने अकाउंट में डालेगा या हुकूमत को देगा? क्या इस रकम से वो जो बैरिया टाउन के मुतासरीन हैं, जो जिनको अब वो फाइलें ही हैं उनके पास, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, क्या उनका नुकसान पूरा करेगा? ये रकम आखिर जाएगी किधर और ये इस्तेमाल कैसे होगी? ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब नैब जैसे इदारे को देना है। और ख़ास तौर पे अब जबकि एक जनरल साहब आ गए हैं, तो जनरल साहब के बारे में है ना कि बड़े सख्त होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, डिसिप्लिन होता है, तो अब वक्त आ गया है। मैं तो हैरान हूँ कि जनरल साहब के होते हुए इतने मशकूक अंदाज से ये बोलियां लगाई गई हैं और जो कीमतें अभी सामने आई हैं, मैं तो हैरान हूँ कि ये नैब का इदारा तो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से भी बुरी हालत इसकी हो गई है कि जो सिर्फ मीडिया से मुंह छुपाता फिरता था, लेकिन कम से कम बहुत सारे मामलात में वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने तो कम से कम पेश होता था ना। क्या ये जनरल साहब जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश होंगे? क्या पब्लिक अकाउंट कमेटी या पार्लियामेंट को इतनी हिम्मत है कि इस जर्नैल को बुला के वो उनसे वो सवाल करे जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बुला के वो करती रही हैं? तो मेरे ख्याल में अब नैब के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई है। मलिक रियाज को शायद लोग भूल जाएंगे, लेकिन सरकार के एक इदारे को लोग कभी नहीं भूलेंगे अगर उसकी नाक के नीचे, उसकी निगरानी में और उसके ज़ेरे कंट्रोल उसके दफ्तरों के अंदर इस तरह की गैर शफाफ सरगर्मी कोई भी होती है। तो ये मामला अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाना है। विद मज़ीद अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ नाजरीन शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और उमर अयूब उनकी जो दरख्वास्त थी, एक तो प्रोटेक्टिव बेल दी उनको, एक दो ट्रांजिटरी बेल 1-2-3 दिनों के लिए कि लाहौर हाई कोर्ट में वो अपीलें दायर कर सकें।
यहाँ पे एक सवाल तो ये है कि अपील दायर करने के लिए सरेंडर होगा, सरेंडर का मतलब है गिरफ्तारी, गिरफ्तारी का मतलब है कैद। तो क्या पीटीआई की जो लीडरशिप है या कारकुनान है वो कैद के लिए तैयार हैं? सवाल नंबर एक है। दूसरा सवाल ये है कि दूसरी जो पिटीशन है पेशावर हाई कोर्ट में, उसमें वो यही है कि अभी उनकी सज़ा ट्रायल कोर्ट्स ने जो दी है ये हतमी नहीं हुई क्योंकि अपील के फॉर्म मौजूद हैं। उनका ये सवाल है, अब ये इस हवाले से जो कानून है हमारे यहाँ मुरवजा, उसमें भी थोड़ा सा इबहाम है। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कन्विक्टेड होगा, सज़ा याफ्ता होगा किसी भी अदालत से, तो वो नाअहल होगा 5 साल के लिए। अब उसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ट्रायल कोर्ट का नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट से अगर जब तक हतमी सज़ा नहीं होती तब से। तो इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को पेशावर हाई कोर्ट ने करने के लिए 20 अगस्त को अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया है। तो इन दोनों सवालात पे आप क्या देखते हैं? देखिए साकिब, हमारी अदलिया इस वक्त हमारी हुकूमत और इदारों की मैं समझता हूँ कि एक आलाकार बनी हुई है। ये 26वीं यानी तरमीम के बाद तो बिल्कुल हमारी अदालत जो है वो उस सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा बाकायदगी, जिसको क्या कहते हैं, बाकायदा तौर पे बन चुकी है, जो सियासी इंजीनियरिंग 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले शुरू हुई थी। अब इस केस में भी आप देखेंगे कि जो 2 MNAs और जो MPAs जिनको 10-10 साल कैद की सजाएं हुई हैं, उसमें इस बात का इम्कान मौजूद है कि जो MNAs और MPAs थोड़ी सी लचक दिखाएंगे अपने रवैयों में, कोई कमिटमेंट करेंगे, हो सकता है उनके अगेंस्ट कन्विक्शन सस्पेंड हो जाए, और जो ज़्यादा सख्ती करेंगे हो सकता है वो किसी और जात के सामने वो सस्पेंड ना हो। नहीं, आप समझते हैं कि पहले तो ट्रायल कोर्ट्स में होता रहा, आप ये कह रहे हैं कि अभी हाई कोर्ट्स में है, अभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोई ऐसी बात कर दे, कोई माफी तलाफी मुजम्मत शम्मत को वाली, तो उसको हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तो ये हुआ ना कि वो मुकदमे ही खत्म हो गए उन लोगों के खिलाफ। जी, उनके खिलाफ मुकदमे ही नहीं आ गए। पुलिस के तफ्तीशी ने उनका नाम ही निकाल दिया बगैर किसी वजह के, बयान भी नहीं रिकॉर्ड किया। अब हाई कोर्ट के मामले में मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली नौबत तो नहीं आएगी, क्योंकि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनका हशर सामने आ गया। जी। अब सिंपल ये है, मुझे ये लग रहा है कि एक लचक जो है उसको दिखाई जाएगी, किसी भी तरीके से कन्वे की जाएगी, और जो लोग लचक दिखाएंगे उनको हल्की फुल्की स्टे ऑर्डर की हद तक रिलीफ मिल जाएगा। और स्टे में, सस्पेंड में ये होगा कि कम से कम वो अपना अपील जो है वो वकील के साथ खड़े होके लड़ सकेंगे, अदरवाइज तो कोई जेल में चला जाएगा और वकील ही पेश होता रहेगा ना। फिर एक चीज जो है, ये एक चीज हो सकती है। दूसरा ये कि इनकी अपीलों पे फैसले कितने जल्दी होंगे। एक अपीलें तो इमरान खान की भी पेंडिंग है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाती है, तो एक ये अपीलें अब आ गई हैं। अब इनकी अपीलों पे कितने जल्दी फैसला होगा। और पिछले दिनों हमारे याहिया साहब जो है, जस्टिस याहिया साहब, उन्होंने तो बड़े फख्र से ऐलान किया था कि एक नई पॉलिसी बनाई है जुडिशल कमेटी